हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीव और समष्टियाँ। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैं आपको समष्टि वृद्धि के बारे में, जन्म दर मृत्यु दर के बारे में पढ़ा रहा था। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं समष्टि वृद्धि पे। देखिए, समष्टि का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है कि जनसंख्या को हम समष्टि कहते हैं। अब किसी भी जीव की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, तो उसमें 4 फैक्टर्स काम करते हैं। एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है आगमन और चौथा है प्रवास। तो जन्म होना और कहीं से आना, ये दोनों चीज़ों से समष्टि की वृद्धि होती है, और मृत्यु और प्रवास, कहीं और चले जाना, उससे समष्टि में कमी आती है। तो कोई समष्टि अगर वृद्धि कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उसके जन्म और आगमन की जो संख्या है वो मृत्यु और प्रवास की संख्या से ज़्यादा है, तभी वो समष्टि वृद्धि कर रही है। जैसे कि एक साल में मान लो 100 लोगों के पीछे 5 लोग पैदा हुए और 3 लोग बाहर से आ गए, तो टोटल 8 लोग बढ़े, और उसमें 3 लोग मर गए और 2 लोग बाहर चले गए, यानी 5 लोग कम हो गए। तो 8 बढ़े और 5 कम हुए, तो मतलब 3 टोटल बढ़ गए। ऐसा, तो हम इसी को भी इसमें पढ़ने वाले हैं। किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्राचल नहीं है। मतलब यह है कि समष्टि की जो साइज है, आकार है, वो बदलते रहती है। यह समय समय पर बदलते रहता है, जो विभिन्न कारकों पर, आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आहार नहीं है, भोजन नहीं है, तो वो जीव मरते चले जाएंगे, उसके जो सदस्य हैं मरते चले जाएंगे। और ये नियम तो मानव के लिए भी लागू होता है कि जहाँ पर भूखमरी हो जाता है, अकाल हो जाता है, वहाँ बहुत सारे मानव मरते रहते हैं। जैसे 1942 में बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, तो 10 लाख लोग मरे थे। वैसे अभी 4-5 साल पहले महाराष्ट्र में पड़ा था, लातूर जिले में, वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा था, तो वहाँ पर बहुत लोग मरे थे, और पशु पक्षी तो मर ही गए थे सबके सब। परभक्षण दाब का मतलब है एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, तो जो खाने वाले हैं, शिकारी हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं और शिकार कम हो गए हैं, तो शिकार की जनसंख्या और कम होते चले जाएगी, क्योंकि वो शिकारी उनको खाते चले जाएंगे। और मौसमी परिस्थितियाँ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मौसम के साथ होता है। जो जीव ठंडे, गर्मी, बरसात ये सबको सह सकता है, सिर्फ वही जीवित रह सकता है। तो अचानक से मौसम में परिवर्तन इनकी जनसंख्या को कम कर सकता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस टाइप की आ जाती है, तो भी बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है, इसका कुछ बोध कराते हैं। क्योंकि अगर समष्टि बढ़ रही है का मतलब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है, और घट रही है का मतलब उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां ज़्यादा है। क्या समष्टि घनत्व तो बढ़ रहा है या घट रहा है? अंतिम कारण कुछ भी रहे हो, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता बढ़ता रहता है। तो 4 ही मुख्य चीजें हैं, उन चारों चीजों के कारण से ही, उनकी संख्या के कारण से समष्टि जो है जनसंख्या कम या ज्यादा होती है। जैसा मैंने कहा, जन्म दर, मृत्यु दर, आगमन और प्रवास। अब इनके पीछे चाहे जो भी कारण हो, कि जन्म दर कम है, ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, ज्यादा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी कारण है, उन कारणों से वो समष्टि कम ज्यादा होते चली जाएगी। इन चारों में से 2, यानी जन्म दर और आप्रवासन, देखिए इसको ध्यान समझिए। आप्रवासन का मतलब है कहीं पर आना। जैसे मान लो आपके शहर में दूसरे गांव के लोग आ गए हैं, तो आप्रवासन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इमिग्रेशन। तो ये हो रहा है, आगमन हो रहा है। ये समष्टि को बढ़ाते हैं, क्योंकि जन्म होना और कहीं से आना वहां पर जनसंख्या को बढ़ाएगी। जैसे शहरों में आजकल दबाव बढ़ते जा रहा है, गांव के लोग अच्छी जिंदगी के उम्मीद में शहर आते हैं। ये अलग बात है कि पहले वो अच्छी ज़िंदगी जीते रहते हैं और शहर आके वो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने लगते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा होता है। तो ये लोगों की मानसिकता बन गई है कि शहरों में वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी कारण से शहरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। और 2, यानी मृत्यु दर और उत्प्रवासन। उत्प्रवासन होती है एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन मतलब बाहर चले जाना। तो मृत्यु हो जाना और बाहर चले जाना लोगों का, उससे वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है, इसे घटाते हैं।
तो पहला है जन्म दर। देखिए, जन्म दर का जो कैलकुलेशन है आप किसी निश्चित अवधि में कर सकते हैं। जैसे मानव के लिए हम लोग 1 साल में करते हैं या 10 साल में करते हैं, और इन सालों में मतलब 100 के पीछे या 1000 के पीछे कितने लोग पैदा हो रहे हैं। जैसे भारत में ये माना जाता है कि हर साल 1000 लोगों के पीछे 21 लोग 21 लोग पैदा हो जाते हैं। मतलब 1000 की जनसंख्या, उसमें 21 बच्चे 1 साल में पैदा हो जाएंगे। ऐसा भारत की जन्म दर के बारे में अनुमान है। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। जैसे पहले 1000 था, वो घनत्व थी, अब 1025 हो गई तो वो घनत्व हो गई, ऐसा है। ये देखिए, समष्टि यानी जीव संख्या घनत्व, ये देखिए इसमें 2 चीजें हैं जो इसको बढ़ा रही हैं। एक है आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, और दूसरा है जन्म दर यानी बर्थ रेट। ये दोनों इसकी संख्या को बढ़ाते हैं। जबकि 2 चीजें हैं, एक तो मृत्यु दर है यानी डेथ रेट है, और दूसरा है उत्प्रवासन यानी कि एमिग्रेशन यानी बाहर चले जाना। ये 2 चीजें वहां की जनसंख्या को घटाएंगे। तो ओवरऑल ये निष्कर्ष है इसमें। और जनसंख्या घनत्व को n से दिखाते हैं, डेंसिटी को n से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा है मृत्यु दर। तो इसमें भी हम उसी यूनिट को लेते हैं। अगर आपने 1000 के पीछे 1 साल में लिया है जन्म दर को, तो मृत्यु दर को भी उसी में लेंगे। जैसे माना जाता है कि भारत में जन्मते तो 21 लोग हैं, लेकिन मरते हैं करीब 14-15 लोग 1 साल में। दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। तो जिस जनसंख्या में जन्म दर ज़्यादा है और मौतें कम हैं, तो वो जनसंख्या बढ़ेगी। वैसे ही आप्रवासन का मतलब आना कहीं से, तो उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। आना, शहरों में आना, शहर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और उत्प्रवासन कहीं और चले जाना, तो उस गांव की जनसंख्या कम हो जाएगी जहां से वो आए हैं। जैसे कि आप ही लोग, हो सकता है कुछ लोग कोटा गए हों पढ़ने के लिए, एलेन वगैरह गए हों, तो आपके गांव की जनसंख्या कम हो गई और कोटा की जनसंख्या बढ़ गई। तो कोटा में हर साल 2 लाख 3 लाख बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए, वो कोटा की जनसंख्या को बढ़ाता है। हालांकि कुछ चले भी जाते हैं वापस, है ना, ऐसा भी है। समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं, वो उत्प्रवासन कहलाता है, चले जाना। इसलिए अगर हम किसी निश्चित समय में देखें कि शुरू में, जैसे आज के डेट में हम समय को NT लेते हैं, और एक निश्चित समय बाद, जैसे 1 साल के बाद हम इसको NT+1 लेते हैं, तो उस समय क्या होगा, तो आज की जो जनसंख्या है उसमें बर्थ और इमिग्रेशन को जोड़ेंगे, डेथ और एमिग्रेशन को घटा देंगे। जैसे कि मान लो पहले जनसंख्या 100 थी, ठीक है, अब इसमें 1 साल में 5 लोग पैदा हुए और 3 लोग बाहर से आए, लेकिन 3 लोग मर गए और 2 लोग बाहर चले गए, ऐसा हुआ। तो 5 3 8 बढ़े और 3 2 5 कम हुए, तो ये टोटल इसका कैलकुलेशन हो गया 3। तो 100 में 3 जुड़ेगा तो ये हो गया 103। मतलब उस निश्चित अवधि में अब जनसंख्या 103 हो गई। ऐसा बहुत सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर रहता है। ऊपर दिए गए समीकरण से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा अप्रवासियों की संख्या, यानी कि जमा मतलब जोड़ देना, है ना, मतलब जन्म लेना और आ जाना, मरने वालों की संख्या और उत्प्रवासियों की संख्या से अधिक है, मतलब जन्मने वाले और आने वाले ज़्यादा हैं, मरने वाले और जाने वाले कम हैं, तो समष्टि घनत्व तो बढ़ जाएगा, यानी वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उल्टा कंडीशन है, जन्म से मृत्यु दर ज़्यादा है और आने से जाना ज़्यादा है, तो वहाँ की जनसंख्या घट जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा तो जन्म और मृत्यु का ही फर्क पड़ता है। आने जाने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जन्म और मृत्यु। दूसरे 2 कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई शहर है, वहाँ लगातार भूकंप आने लग जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, तो वहाँ से लोग भाग जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, ऐसा। तो विशेष परिस्थितियों में ही
आप्रवासन और उत्प्रवासन की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कुछ विशेष परिस्थिति में, तो वो जनसंख्या वृद्धि को ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं। अन्यथा वो उतना ज़्यादा, अब जैसे मान लो आपके गांव में 5,000 10,000 लोग रहते हैं और 2-4 लोग चलो शहर चले गए कमाने खाने के लिए, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उसी 10,000 लोगों में से हर साल जो है 25-50 एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, 100-200 पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो फिर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दरों की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कोई नया नया शहर बना है, कोई नई नई बस्ती बनी है, तो वहां पर अगर ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं तो बाहर से लोग वहां ज़्यादा आने लगेंगे, वहां जन्म दर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वहां पर आप्रवासन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन कहीं पर सुविधाएं खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, तो वहां से लोग एक साथ चले जाएंगे, तो उत्प्रवासन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विशेष परिस्थितियों में ही आप्रवासन और उत्प्रवासन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। बाकी जो साधारण सा जनसंख्या है, कहीं पर किसी बस्ती में, किसी शहर में, गांव में, तो वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वृद्धि मॉडल, वृद्धि मॉडल का मतलब क्या है कि हम किस तरह से उसको समझेंगे, कितनी वृद्धि कहां पर होगी। क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट और प्रागुक्ति योग्य प्रतिरूप दर्शाती है। मतलब कि क्या कुछ विशेष वहां पर घटना देखने को मिलेगी किसी समष्टि की वृद्धि में या कमी में। हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित हैं, और इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियां इसी तरह वृद्धि करती हैं अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती हैं, ये आपको देखना है। भारत की जनसंख्या आज़ादी के समय 33 करोड़ थी, आज 133 करोड़ से ज़्यादा हो गई है 70 सालों में। तो इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई है लोगों की कि लोगों ने क्या किया, जंगल काट के खेत बना दिए, खेतों में घर बना दिया, फिर जंगल काट के खेत बना दिया, बस यही प्रक्रिया चल रही है। तो शुरू में जो जंगल हमारे पास 35% एरिया में था, वो अब सिर्फ 19% एरिया में बचा है। अगर इसी तरह से बेतहाशा वृद्धि होते चले जाएगी तो जंगल और घटते चले जाएंगे, और जंगल को कटवाने में सरकार का ही ज़्यादा योगदान रहता है। वही जंगल काट काट के लकड़ियाँ बेचती है, इंसान उतना ज़्यादा नहीं काटता है। ठीक है, तो प्रकृति में क्या दूसरे प्राणी इसी तरह से बढ़ते हैं? तो नहीं, कुछ समय में बढ़ सकते हैं, लेकिन अंततः उनका नियंत्रण लागू होता है। जैसे कि मान लो गर्मी और ठंड के बीच की अवस्था है, उस समय बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, ये सब जो कीट वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या बारिश के शुरुआत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अंततः फिर से वो कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर से उनकी कमी हो जाती है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि किसी भी जीव के लिए, किसी भी जनसंख्या के लिए निश्चित मात्रा में फूड और स्पेस अवेलेबल है। अगर वो उस फूड या स्पेस, जैसे 100 लोगों के लिए उपलब्ध है, तो 101 नहीं हो पाएगा, वो 100 में ही रुक जाएगा और 99 भले ही रह जाएगा। ऐसी परिस्थितियां प्रकृति ने निर्मित की हैं, लेकिन मानव के लिए नियम लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मानव अपने दिमाग से दूसरे के फूड को और स्पेस को अपना बना रहा है। जैसे आप जंगल काट के अपने घर बना रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप जंगली जीवों के घर को अपना घर बना रहे हो, उसका ये मतलब है। इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में शायद हम प्रकृति से 1-2 बातें सीख सकते हैं। देखिए, पहला है चरघातांकी वृद्धि। देखिए, चरघातांक का मतलब है बहुत तेजी से बढ़ जाना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये चरघातांक है। किसी समष्टि की आबादित वृद्धि के लिए स्पष्टता, संसाधन, आहार और स्थान उपलब्ध होना अति आवश्यक है। अगर आहार और स्थान, आवास दोनों पर्याप्त मात्रा में है और वातावरण की परिस्थिति भी अनुकूल है, तो वो जनसंख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ेगी और 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से डबल होते चले जाएगी हर बार। आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करने की योग्यता होती है। क्योंकि किसी भी जीव में ना प्रजनन करने की अपार शक्ति होती है। एक पेड़ जो है लाखों सीड पैदा करता है, एक पैरामीशियम हर आधे घंटे में डिवीजन करता है, बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डिवीजन करता है।
मानव हर साल एक बच्चा पैदा कर सकता है। तो अपनी प्रजनन क्षमता का पूरी उपयोग करते हैं लोग, जब आहार और स्थान पर्याप्त है तो, और बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं। जैसा कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रेक्षित किया था, ठीक है, इन्होंने यही प्रेक्षित किया था। लेकिन एक्चुअली वर्चुअली अगर आप देखें तो प्रकृति में किसी भी जीव के लिए असीमित मात्रा में फूड और स्पेस नहीं है। भले ही शुरू में उनको लगता है कि बहुत सारा फूड और स्पेस है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको दही जमाना रहता है तो आप एक बाउल में दूध ले लेते हो। उस दूध में आप क्या करते हो, पहले से जमा हुआ दही का थोड़ी एक आध चम्मच आप मिला देते हो, मतलब उसमें कुछ बैक्टीरिया आपने मिला दिया। अब उस बैक्टीरिया की जो कॉलोनी जो उस दूध में पहुंची, हम उसको इनोक्यूलम कहते हैं। इस तरह से मिलाना, इनोक्यूलम, स्टार्टर कहते हैं। अब उस बैक्टीरिया को यह आभास हुआ कि यहां पर तो बहुत फूड है और बहुत स्पेस है, मतलब वो दूध की मात्रा को बता रहा है। अब वो क्या करेगा, बेतहाशा तरीके से जनसंख्या बढ़ाएगा, जो बैक्टीरिया है बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और 4-5 घंटों में वो पूरे दूध को दही में बदल चुका रहेगा। और दूध को दही में बदलने का मतलब क्या है, कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीनेट बनाना और लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड बनाना, इससे दूध दही में बदल गया। अब अचानक से उस बैक्टीरिया को महसूस हुआ कि अब इसमें फूड खत्म हो गया, तो उसकी जनसंख्या बढ़नी एकदम से स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आप एक कर्व खींचेंगे, इसमें एक ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ इस तरह से ऐसा दिखेगा आपको, जे आकार का। कैसे कि शुरू में थोड़ा धीमे वृद्धि हुई, फिर बहुत तेजी से वृद्धि हुई, फिर स्टॉप हो गई क्योंकि फूड खत्म हो गया। तब समष्टि चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल अथवा ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है। ज्यामिति का मतलब वही 2, 4, 8, 16, 32, ये ज्यामिति है, ज्योमेट्रिकल। और एरिथमेटिक क्या होता है, 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। माल्थस ने यही कहा था। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या तो ज्योमेट्रिकल बढ़ सकती है, 2, 4, 8, 16, 32 बढ़ सकती है जनसंख्या, लेकिन उसके साथ फूड की उपलब्धता जो है वो सिर्फ एरिथमेटिक तरीके से बढ़ सकती है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा बढ़ सकती है। आप उसको 2, 4, 8, 16, 32 की मात्रा में आप फूड प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। ये माल्थस ने कहा था अपनी थ्योरी में। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दरें कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म b के रूप में और मृत्यु दरें d के रूप में निरूपित की जाती हैं, तब इकाई समय अवधि t dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। मतलब जो सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि या कमी सूक्ष्म समय में, डेल जो लगाते हैं अपन, डी जो लगाते हैं, वो डेल का मतलब होता है सूक्ष्म परिवर्तन। जैसे डी एन हमने लिख दिया, डेल एन लिख दिया, इसका मतलब है कि जनसंख्या में सूक्ष्म परिवर्तन। और डी टी लिख दिया का मतलब है समय में सूक्ष्म परिवर्तन। मतलब जैसे कि आप 1 घंटे में कितना बढ़ा या 1 मिनट में कितना बढ़ा, इस टाइप के आप कैलकुलेट करते हो। तो यहां पर डी एन बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, बर्थ रेट, बर्थ है, डेथ है, इंटू एन। ठीक है, ऐसा है। और अगर b माइनस डी को आप r लिखते हो तो डी एन डी टी इक्वल टू आर एन, और r जो है ये जन्म दर है, वृद्धि दर है। अगर ये r ज्यादा रहती है तो उसका मतलब है कि वहां पर उस जीव की जनसंख्या और उसकी जो बर्थ है वो ज्यादा है और तेजी से बढ़ रही है उसकी जनसंख्या। इस समीकरण में जो r है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है, आंतरिक दर कहलाती है, और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचल है। क्योंकि कोई भी जैविक अजैविक कारक यदि वहां की जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है का मतलब वो जनसंख्या को कम या ज्यादा कर सकता है, तो उसके लिए ये वाला जो R है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। R मूल्यों के परिणाम के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए नार्वे चूहों के लिए R इक्वल टू 0.015 है और आटा भृंग के लिए यह 0.12 है। मतलब चूहे जो है इस दर से वृद्धि कर रहे हैं।
इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बहुत थोड़ी वृद्धि करेंगे। लेकिन आटाभृंग मतलब कि एक कीट है, वो इस तेजी से वृद्धि करेगा। 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए R का मान 0.0205 थी। बाद का डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मैंने डेटा खोजा था बाद के डेटा के लिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो 0.0205 थी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वास्तव में भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। बहुत ज़्यादा जन्म दर नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। इसमें शिशु मृत्यु दर में कमी ये ज़्यादा बड़ा कारण रहा है। पहले ज़माने में 10 बच्चे पैदा होते थे, 7-8 बच्चे मर जाते थे, 5 बच्चे मर जाते थे। आजकल 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो चारों बच जा रहे हैं। ये दिक्कत है क्योंकि आज के डेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके कारण से शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है। और दूसरा कारण ये है कि जनसंख्या अब इतनी विशाल हो गई है कि उसमें अगर जन्म दर कम भी है ना तब भी एकदम से ज़्यादा बढ़ते दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा में अगर थोड़े थोड़े भी बढ़ता है तो बहुत हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि मान लो कहीं पर आप शादी में जाते हो तो अगर 4, 10, 5 स्टॉल लगा हुआ है तो आप उसमें से थोड़ा ज़्यादा खाते हो और शायद पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन अगर स्टॉल की संख्या 200 है और हर स्टॉल में आप एक एक ग्रास भी खाते हो तो भी आपका पेट भर जाएगा। वैसे ही जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है भारत की कि अब जनसंख्या वृद्धि दर मतलब आर की वैल्यू कम है, उसके बावजूद वृद्धि ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा भी पैदा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। वर्तमान आर मान क्या है पता कीजिए, और ये पता नहीं चल पाया कि कितना है। इसके परिकलन के लिए आपको जन्म दरों और मृत्यु दरों का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, एग्जैक्टली कैलकुलेटेड नहीं था। मैं कोशिश करूंगा और खोज के आपको अगले क्लास में बताने की। ये मेरे ध्यान से उतर गया कि आज ये टॉपिक आने वाला है, नहीं तो मैं थोड़ा और सर्च करता। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सर्च करके बताएंगे आपको। अब यहां पर 2 प्रकार के ग्राफ आपको दिख रहे हैं। एक ग्राफ है जे आकार का और एक ग्राफ है एस आकार का। एस आकार वाले को सिग्मॉइड कहते हैं। ज्यादातर जीवों की जो वृद्धि दर है जनसंख्या की वो एस आकार के अनुसार होती है। कुछ हैं जैसे जीवाणु वगैरह हैं, उनकी वृद्धि इस आधार पे होती है। कैसे होती है देखिए कि कहीं पर जीव की वृद्धि चालू हुई तो शुरू में चूंकि उनकी जनसंख्या कम होती है तो धीरे बढ़ते हैं, फिर अनुकूलम परिस्थिति आने पर और जनसंख्या थोड़ी बढ़ जाने पर एकदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो लैग और लॉग ये 2 फेज इसमें देखने को मिलता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है क्योंकि फूड खत्म हो जाता है। तो 2 ही इसमें दिखता है। जैसे कि मैंने कहा कि दूध में आपने बैक्टीरिया डाला, इसको दही को डाला, तो वो जनसंख्या इस तरह से बढ़ेगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर आवास में जब कोई जंतु पहुंचता है तो उसकी वृद्धि दर कैसे होती है? तो शुरू में धीमे बढ़ता है, ये वाला फेज लैग फेज ही कहलाएगा। फिर बहुत तेजी से बढ़ता है, ये फेज लॉग फेज कहलाता है। फिर जब फूड स्पेस कम होने लगता है तो वृद्धि दर थोड़ी स्लो हो जाती है फिर से। इसको स्लो एक्सेलरेशन फेज कहते हैं। स्लो एक्सेलरेशन मतलब मंदन की अवधि, मतलब वृद्धि दर थोड़ी कम हुई, उसके बाद जब पूरा स्टॉप हो जाता है वृद्धि, मतलब 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 मर रहे हैं इस टाइप के, तो स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो कई बुक में ये वाले स्टेज को अलग से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि शुरू में धीमे, फिर तेज, फिर धीमे, फिर स्टॉप, वृद्धि दर। ठीक है, मतलब वृद्धि कितनी हो रही है। स्टॉप का मतलब है जनसंख्या खत्म हो गई ऐसा नहीं है, जनसंख्या जितनी है वहां स्टॉप हो गई, यहां से यहां थोड़ी धीमे बढ़ी। जैसे भारत अभी इसी अवस्था में गुजर रहा है, लेकिन ये वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा हो जा रही है क्योंकि अब बहुत ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है भगवान की देन है, या हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इस टाइप की सोच है। जबकि वो उनको गरीबी की ओर ढकेल रहा है। आप पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग कराइए, अच्छा काम धंधा कराइए, उसकी बजाय आप ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वो नुकसान वाला काम है उसी के लिए। तो समष्टि वृद्धि वक्र आपको किस तरह से मिल रहा है? तो पहला, जब अनुक्रियाएं वृद्धि को सीमित करने वाली नहीं है तब आरेख चरघातांकी है। मतलब क्या है? अनुक्रियाएं मतलब परिस्थितियों के साथ हमारी क्रियाएं, वो वृद्धि को नहीं रोक रही है तो वृद्धि चरघातांकी होगी।
मतलब एक्सपोनेंशियल होगी, एकदम तेजी से बढ़ेगी। ये वाला स्टेज भी इसी तरह का है, तेजी से बढ़ने वाली। दूसरा, जब अनुक्रियाएं वृद्धि करने के लिए सीमाकारी हैं तब आरेख लॉजिस्टिक हो जाती है। अब कोई ऐसा कारक काम करेगा जो जनसंख्या बढ़ने को रोकना चाहेगा, तब ये लॉजिस्टिक हो जाएगा। लॉजिस्टिक का मतलब कि वृद्धि दर सीमित हो जाएगी। और यहां पर के एक है जो पोषण क्षमता है, क्योंकि यहां पर आप दो फार्मूले देख रहे हैं। इस वाले में dn/dt इक्वल टू rn, ये तो साधारण सा एक फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा जो एक्सपोनेंशियल फेज में है। लेकिन इस वाले में देखिए dn/dt इक्वल टू rn के साथ इसका हमने गुणा किया है। और k क्या है? k इसमें पोषण क्षमता है। मतलब क्या है कि उस जगह में पोषण करने की कितनी क्षमता है जीवों के लिए। जैसे मान लो उस जगह में 100 कुत्तों के लिए फूड है और दूसरे जगह में 200 कुत्तों के लिए फूड है, तो दूसरे जगह का के जो है डबल हो गया। तो यहां पर भी इस फार्मूले में आप देखिए के की मान अगर हम रखते हैं तो वो पूरे इस फार्मूले को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के 4 घातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताता है, और जब n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा j आकार का वक्र है। तो शुरू वाले वक्र को हमने देखा कि j आकार का क्यों है, क्योंकि इसमें 4 घातांकी वृद्धि है। अगर आपको मूलभूत कलन आता है तो आप 4 घातांकी वृद्धि समीकरण के समाकलित रूप को निम्नलिखित रूप से दिखा सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये फार्मूला है nt इक्वल टू n0 के पावर ERT। ई जो है लॉग के बेस ई है, प्राकृतिक लघुगणक का आधार। ठीक है, क्योंकि लॉग जो है आप log 10 भी लिखते हो और log e भी लिखते हो। ठीक है, तो log e को 10 में बदलने के लिए 2.71828 का गुणा करना पड़ता है। मतलब इसमें log e जितना भी है तो 2.71828 आप गुणा कर देंगे तो आपका log 10 लिखना बन जाएगा। और nt किसी निश्चित समय बाद जनसंख्या में क्या है, वृद्धि है, कमी है, मतलब कितना हो जाएगा जनसंख्या वो है, और शुरू में कितना था, जैसे 1 साल बाद कितना होगा, 1 साल पहले कितना था। और r जो है इंट्रिंसिक फैक्टर है, कितनी वृद्धि दर है, आप उसे गुणा करेंगे। ठीक है, e का मान आपको दिया रहेगा, e का मान वहां पर दिया है 2.71828, आप यहां पर रख दीजिए, r और t रख दीजिए, आपको मान आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है कैलकुलेशन, आपके लिए बहुत टफ नहीं है। एक बात थोड़ा सा समझना है, असीमित संसाधन परिस्थितियों में 4 घातांकी रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है। क्योंकि अगर बहुत बेतहासा तरीके से वृद्धि करेगा, 2 4 8 16 32 करेगा, तो 30 बार विभाजन होते तक 1 अरब हो जाएगा। वो 30 बार प्रजनन करते तक। डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसे धीमे बढ़ने वाला प्राणी भी अगर रोक नहीं होगा तो विशाल संख्या तक पहुंच सकता है। हाथी जो है हर 2 साल में एक बच्चा पैदा कर सकती है, और हाथी की उम्र जो है 70-80 साल कम से कम रहती है, और वो करीब 10-12 साल की उम्र में प्रजनन करना शुरू कर सकती है। तो सोचिए कि वो केवल 700 साल लगेंगे कि पूरी पृथ्वी में सिर्फ हाथी ही हाथी भर जाएंगे। एक जोड़े हाथी से प्रजनन शुरू करेंगे तो 700 सालों में पूरी पृथ्वी हाथियों से भर जाएगी। 4 घातांकी रूप से वृद्धि करने पर विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में निम्नलिखित किस्सा लोकप्रिय है। देखिए, एक किस्सा है, क्या किस्सा है कि एक मंत्री और राजा चेस खेलने बैठते हैं, शतरंज खेलने। राजा सोचता है मैं तो जीतूंगा ही, कोई बात नहीं है, लेकिन मंत्री को बोलता है कि तुम बताओ कि तुम जीत जाओगे तो मुझसे क्या इनाम चाहते हो। तो मंत्री जानता था कि राजा को थोड़ा घमंड है अपने जायदाद पे, तो उन्होंने कहा सर कि मैं जीतूंगा ना, तो आप इसी शतरंज के जो बॉक्सेस हैं 64 बॉक्सेस, उसमें पहले बॉक्स में आप 1 दाना गेहूं रखेंगे, और दूसरे में आप 2 दाना रखेंगे, और तीसरे में 4 दाना रखेंगे, चौथे में 8 दाना रखेंगे। ऐसे करके आप 64 खानों में हर खाने में आप डबल गेहूं के दाने रखेंगे गिन गिन करके, और उतना गेहूं आप मुझे दे देना, जितना 64 खाने में आएगा उतना मुझे दे देना।
तो राजा को लगता है यार कि एक गेहूं से शुरू करना है, एक दाने से, तो 64 खाने में कितना गेहूं होगा। उन्होंने वो चेस खेले, हार गया राजा। तो जब रखना शुरू किए तो उसके आधे खाने भरते तक पूरे राज्य में जितनी भी गेहूं थी वो सब के सब खत्म हो गई। अब उसके अगले खाने के लिए उससे डबल गेहूं लगता, कहां से लाता। तो आप सोचिए कि 4 घातांकी रूप से यानी 2 4 8 16 32 ऐसा बढ़े तो कितना जल्दी कोई चीज वृद्धि कर सकती है, आप इस किस्से से अनुमान लगा सकते हैं। तो ये किस्सा यहां पर लिखा है, मैंने बता दिया आपको, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, राज्य में आधे खाने भरते तक राज्य के सारे गेहूं खत्म हो गए लगभग, और सभी 64 खाने को तो भर ही नहीं पाएंगे। अब छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए, जो केवल एक व्यष्टि से आरंभ करके द्विविभाजन बाइनरी फिशन द्वारा प्रतिदिन संख्याओं को दुगुना करता रहता है। और कल्पना कीजिए कि 64 दिनों में इसकी समष्टि का साइज दिमाग को चकरा देने वाली हो जाएगी, बशर्ते असीमित आहार और स्थान उपलब्ध हो। एक पैरामीशियम लो, हर दिनों डबल हो रहा है, तो 64 दिनों में कितना पैरामीशियम भर जाएगा, सोचिए आप, पूरी धरती भर जाएगी। लेकिन उतना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के लिए फूड और स्पेस लिमिटेड है, वो उससे ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकता है। अगर 100 के लिए है तो 101 भी नहीं कर सकता है, 101 हो जाएगा तो एक को मरना पड़ेगा, चाहे पहले वाले को या बाद वाले को। संभार तंत्र, लॉजिस्टिक वृद्धि। तो लॉजिक, भाई आप लॉजिक बोलते हो ना कि यार इसमें लॉजिक लगाने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है, तो सिंपल सा लॉजिक है ऐसा। तो अब लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि किसी भी जीव के लिए निश्चित रूप में बढ़ने के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, उतने तक तो बढ़ेगा, फिर उसकी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। यह लॉजिस्टिक वृद्धि है जो कभी भी असीमित नहीं हो सकता है। प्रकृति में भी, कि प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास असीमित संसाधन नहीं होते कि 4 घातांक की वृद्धि होती रहे। जैसा मैंने कहा कि दूध में आपने दही डाला, कुछ बैक्टीरिया डाल दिया, तो बैक्टीरिया शुरू में 4 घातांक की वृद्धि करेगा, लेकिन जब सारा दूध दही में बदल जाएगा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। अब क्या प्रतिस्पर्धा है? मान लो कि 10 के लिए खाना उपलब्ध है और 11 हो गए, तो लड़ाई चालू हो जाएगा, एक उसमें से मरेगा तभी 10 को खाना मिल सकता है, या 2 लड़ रहे हैं, एक के लिए खाना है, ऐसा। तो ये प्रतिस्पर्धा है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा, जैसा कि योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी डार्विन ने दिया था, और ये बोला था कि जो ज़्यादा योग्य होता है वही प्रकृति के द्वारा चुना जाता है। वहाँ पर और दूसरा कोई नियम लागू नहीं होता कि आप नियम बदल दें अपने ढंग से, अपने लाभ के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको एक ही नियम का पालन करना है और वो है योग्यता। अगर आप में योग्यता है तो आप चुने जाएंगे, नहीं है तो कोई दूसरा नियम आपको नहीं चुन सकता है प्रकृति में जीवित रहने के लिए, ये नियम है उसका। तो वही जीवित रहेगा और जनन करेगा। जैसे आपको एक सिंपल बताएं कि हाथी है, मान लो 2 जंगली हाथी है और एक हथनी है, तो पहले हथनी उन दोनों हाथियों में युद्ध कराती है, और वो युद्ध इतना भयंकर होता है कि घंटों तक युद्ध चलता है, और कई बार एक हाथी मारा जाता है दोनों में से। वो दंतेल हाथी होते हैं बड़े बड़े, और वो हथनी खड़े होकर और नज़ारा देखते रहती है, और जो हाथी जीतता है उसी को अपने साथ प्रजनन करने की अनुमति देती है, और फिर वो अगले पीढ़ी को पैदा करती है। प्रतिस्पर्धा हमेशा होती है, जैसे शेरों में भी होती है। शेर का अपना इलाका होता है, शेर अपना एक इलाका 1-2 किलोमीटर का घेर लेता है। कैसे घेरता है? तो अपने यूरिन को पेड़ों में स्प्रे कर देता है, तो उसका इलाका निर्धारित हो जाता है, उसमें वो अपनी शेरनी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता है। लेकिन मान लो कोई दूसरा शेर उस इलाके में आया, उसको उसकी स्मेल आ जाता है, अब वो चाहे तो दूर चला जाए, चाहे तो अंदर प्रवेश करे। तो मान लो जो दूसरा शेर है उसके पास शेरनी नहीं है, और वो शेरनी पाने के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार है, तो क्या करेगा? उस एरिया में प्रवेश करेगा। जैसे वो प्रवेश करेगा, पुराने वाले शेर को पता चल जाता है उनके स्मेल से, वो आ जाएगा लड़ने के लिए। अब दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अब मान लो पुराना वाला शेर जीत जाता है तो नया वाला शेर मारा जाएगा, नया वाला शेर जीत जाता है तो पुराना वाला मारा जाएगा। अब एक मारा गया, अब मान लो नया वाला जीतता है तो पुरानी वाली जो शेरनी है उसके पुराने जो बच्चे हैं उनको भी वो मार देता है।
क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि इस श्रेणी के वो बच्चे जीवित रहें जो दूसरे के शुक्राणु से पैदा हुए हैं। वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है, अपने संतति को बढ़ाना चाहता है, इसलिए पहले वालों को मार देता है। इसलिए जब कोई नया शेर प्रवेश करता है ना, तो पुराना वाला न केवल शेर लड़ता है बल्कि उसकी सहायता के लिए शेरनी भी आ जाती है कई बार, और दोनों मिलकर लड़ते हैं। तो फिर वो ज़्यादातर नया वाला शेर नहीं जीत पाता है, जनरली ऐसा होता है। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा है और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत में अभी प्रतिबंध थोड़े कम ही हैं। भारत में इतना प्रतिबंध है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी जल्दी से नहीं मिल पाती है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, ऐसा है। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। तो जितनी संख्या के लिए वहां पर खाना और स्थान उपलब्ध है उतनी ही संख्या वहां पर बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता मान लेते हैं, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी के पोषण क्षमता या उसको बर्दाश्त करने की क्षमता, उतने को ही वो सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा वो वृद्धि होने नहीं देगा। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चातापावस्था लैग फेज दर्शाती है। मतलब लैग फेज का मतलब, जैसे ये ग्राफ हमने देखा तो शुरू में ये धीमे बढ़ा है ना, तो ये जो धीमे बढ़ा ना, इसको हम लैग फेज कहते हैं, पाश्चातापावस्था। क्यों ऐसा हुआ? उसके 2 कारण हैं। एक तो शुरू में खुद उनकी जनसंख्या कम है, इसके कारण से भी धीमे बढ़ रही है, क्योंकि अगर 2 ही है 3 ही है तो कितना तेजी से बढ़ा पाएंगे, पहला चीज। दूसरा, उस जगह में वो नए हैं, उस जगह के अनुसार अपने आप को भी पूरी तरह से अनुकूलित नहीं कर पाए हैं, उस जगह को अपने हिसाब से नहीं ढाल पाए हैं, अपने को उस जगह के हिसाब से नहीं ढाल पाए हैं। तो शुरू में जनसंख्या धीमे बढ़ती है, उसके बाद जब वो अनुकूल हो जाते हैं और थोड़ी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं तो बढ़ी हुई जनसंख्या और तेजी से जनसंख्या बढ़ाती है, तो फिर ये तेजी से बढ़ती है, तो इसको लॉग फेज कहते हैं। ये देखिए, उसके बाद त्वरण और मंदन, अंततः अंतरस्पर्शी प्रवस्थाएं आ जाती है। तो पहले त्वरण होगा, मतलब तेजी से बढ़ेगी जनसंख्या, तेजी से बढ़ी। अब तेजी से बढ़ने के बाद फिर उनको महसूस होने लगा कि अब फूड और स्पेस कम पड़ने लगा है, तो वो जनसंख्या बढ़ाने की जो दर है, जो एक एक व्यक्ति 10-10 बच्चे पैदा कर रहा था, वो अब कम बच्चे पैदा करना शुरू करेगा। जैसे एक व्यक्ति 10 या 5 पैदा कर रहा था, वो अब 3 या 4 पैदा करेगा। तो फिर ये थोड़ा सा वृद्धि स्लो हो जाएगा, ये मंदन है। लेकिन अभी भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि 2 लोग मिलकर 2 से ज़्यादा या 3-4 पैदा कर रहे हैं, जो पहले 8-10 पैदा कर रहे थे वो लोग 3-4 पैदा कर रहे हैं। फिर स्टेडी स्टेट आता है कि अब वो नहीं बढ़ा सकते, अब 3 भी नहीं पैदा कर सकते, अब 2 ही पैदा कर सकते हैं। तो भारत ये मंदन वाली अवस्था में है, अभी लोग 2-3-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। धीरे से उनको अब समझ में आ रहा है, तो अब ज़्यादातर लोग हम 2 हमारे 2 का कंसेप्ट, या कुछ लोग तो हम 1 हमारे 1, मतलब मैं और पत्नी 1 तो हमारा 1, ऐसा। अंतरस्पर्शी प्रवस्थाएं आती हैं जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है। तो अंतरस्पर्शी का मतलब स्टेडी स्टेट है, स्टेबल आ जाता है, और अब उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगा। तो समय t के संदर्भ में n का आरेख प्लाट से सिग्मॉइड वक्र बन जाता है, जो आपने अभी भी देखा और पीछे भी आपको दिखाया था, सिग्मॉइड। क्योंकि जो S आकार का बनता है उसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विर्हुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है। विर्हुस्ट पर्ल ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके आधार पे वृद्धि आरेख खींची गई है, और ये समीकरण है dN/dt इक्वल टू RN K माइनस N/K। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला K माइनस N/K है, क्योंकि मिलता जुलता फार्मूला दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा फार्मूला है। ये फार्मूला पूछ सकता है नीट में आपको, ठीक है। तो n क्या है इसमें, एक निश्चित समय पर t पर, निश्चित समय t पर समष्टि घनत्व। जैसे आज मान लो समष्टि घनत्व 100 है तो ये n हो जाएगा। वृद्धि दर इंट्रिंसिक फैक्टर r है, जो मान लो 0.015 है, ऐसा है। और k है पोषण क्षमता, कि वहां पर कितने लोग रह सकते हैं।
उस एरिया की पोषण क्षमता है। ठीक है, ऐसा है। और डी लगा दिया हमने, तो डी जो है परिवर्तन है, मतलब निश्चित समय में, निश्चित समय परिवर्तन में, मान लो 1 साल, 5 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट, इसमें कितनी जनसंख्या में परिवर्तन हुई। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित यानी फाइनाइट है और देर सवेर सीमित होने वाले हैं। इनफाइनाइट और फाइनाइट आप समझते होंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, असीमित, और फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। तो किसी भी जीव के लिए सीमित संख्या में उपलब्ध है, और वो तभी तक बढ़ सकता है जब तक वो सीमित संख्या तक नहीं पहुंचता है। जैसे 100 के लिए उपलब्ध है तो 100 तक बढ़ सकता है, 101 भी नहीं हो सकता, ये है। इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना गया है कि लगभग सभी प्रकार के जीव जंतु इसी तरह के लॉजिस्टिक वक्र में ही वृद्धि करते हैं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि असीमित कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग ये इंटरनेट खरीदते होंगे, जैसे वाईफाई डेटा है ना, वाईफाई वाला ऑप्टिकल फाइबर हमने लिया है, उसी से आपका अपलोड होता है, चलता है वीडियो। तो कंपनी क्या बोलती है कि हम अनलिमिटेड डेटा देते हैं, अनलिमिटेड डेटा देते हैं। लेकिन जब लिया और ऐप में उसको चालू करके देखा तो उसमें लिखा था 3300 GB पर महीना, मतलब एक दिन में 100 GB से भी ज़्यादा। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा है एक फैमिली के लिए, लेकिन मान लो कि हम 3300 GB से ज़्यादा उपयोग करने लग गए तो फिर वो असीमित नहीं है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड डाटा। इस दुनिया में अनलिमिटेड कोई भी चीज़ नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड ही आता है आपके पास, और उसका जीवन काल भी लिमिटेड है। चाहे वो कुछ अरब साल है या कुछ 100 अरब साल हो, वो निश्चित समय तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वो सूर्य भी मर जाएगा, खत्म। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी कई अरब साल तक सूर्य जीवित रहेगा और आप सिर्फ 25-50-100 साल ही जीवित रहोगे। सरकारी जनगणना से भारतवर्ष के लिए पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें आरेखित कीजिए और जांचिए कि कौन सा वृद्धि प्ररूप स्पष्ट है। तो अभी जो 2021 चल रहा है उसमें ये मंदन अवस्था में चल रहा है, मतलब लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि काम धंधा खाना पीना बहुत मुश्किल है जुगाड़ करना। और विशेषकर जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, आप पता नहीं इस वीडियो को कब देखेंगे, हो सकता है इसी साल अभी देखें 1-2 दिन में, या 2-4 साल बाद देख रहे हो। ये 2021 का बनाया हुआ वीडियो है, मार्च में। तो हम लोग पिछले साल भर से कोरोना झेल रहे हैं। ठीक मार्च में कोरोना आया था, उस समय लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन का मतलब आप घर से नहीं निकल सकते। तो उस लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें होने लग गई। तो इससे लोगों को समझ में आया कि यार अनाप शनाप बच्चे पैदा कर देना भी मतलब का नहीं है, थोड़ा लिमिटेड रखो, खर्चे पानी लिमिटेड रखो, कुछ बचा के रखो पैसा कौड़ी कि ये आपको समय में काम आए। ऐसा लोगों के दिमाग में आने लग गया है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, वो है मदिरा, दारू, शराब। इसको पीने वाले के दिमाग में कोई बात नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ शराब चाहता है। शराब खरीदने के लिए वो चाहे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में नहीं मिला शराब, और जैसे लॉकडाउन खुला तो एकदम से भीड़ जमा हो गई वहाँ पर। वो लोग नहीं सोचते। बाकी लोग तो थोड़ा बहुत सोचना चालू किए हैं कि यार कुछ तो बचत करें अपन, कुछ तो बुरे समय के लिए रखें। जीवन वृत्त विभिन्नता मतलब क्या है कि प्राणियों में किस किस तरह से जीवन होता है, उन लोग किस तरह से जीते हैं, कितनी वृद्धि करते हैं, कब वृद्धि करते हैं, कब प्रजनन करते हैं, ये सब चीज़ों को जीवन वृत्त विभिन्नता कहते हैं। क्योंकि हर प्रकार का जीव अपने ढंग से जीवन यापन करता है, दूसरे के हिसाब से नहीं करता है। समष्टियाँ जिस आवास में रहती हैं उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे डार्विनी योग्यता, डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं, उच्च आहार मान को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती है। डार्विन का कहना है कि हर जीव में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, वो उस क्षमता को बनाए रखना चाहता है, अपनी प्रजनन क्षमता को अधिकतम अवस्था में फिटनेस के साथ बनाना चाहता है, वो फिट रहना चाहता है ताकि अधिक से अधिक प्रजनन कर सके। ये बात तो आप हमारे मानव में भी देखे होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो 50-60 साल से ऊपर के हो जाते हैं, वो लोग भी योग और ये सब चीज़ करने लग गए हैं, कसरत वगैरह करने लग गए हैं, ताकि उनमें शारीरिक क्षमता बनी रहे। भले ही आप वो प्रजनन नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इस क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि महिलाओं में तो लिमिटेड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद तो खत्म है ना। खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती हैं,
देखिए, अधिकांश जीवों में एक से ज़्यादा बार प्रजनन करने की क्षमता होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो जीवन में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। जैसे आप बांस का पौधा देखें, बांस का पेड़ देखें, बांस के पेड़ की जीवन काल 50-60 साल होती है। तो वो ना अपने जीवन के अंतिम वर्ष में, यानी कि 45-50 साल की उम्र में, वो पहली बार प्रजनन करना शुरू करता है और उसी समय वो फल फूल पैदा करता है। उसके बाद वो पौधा मर ही जाता है अगर आप नहीं काटेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे कि मान लो धान है, चावल है, गेहूं है, जौ जई बाजरा है, जो एक वर्षीय पौधे हैं, मटर है, चना है, वो भी एक ही बार प्रजनन करते हैं, उनको भी मोनोकार्पिक कहते हैं। लेकिन आम है, बरगद है, पीपल है, जामुन है, नारियल है, इनको आप देखिए तो हर साल या साल में 1-2 बार फसलें देते हैं वो, तो वो पॉलीकार्पिक है, वो उनका जीवन में कई बार प्रजनन होता है। जैसे मानव है, वो जीवन भर में प्रजनन करते रहता है। तो हम लोग बहुप्रजननी है, एकल प्रजननी नहीं है। एक बार प्रजनन करने वाले जैसे प्रशांत महासागरीय सैल्मन फिश और बांस, ये सैल्मन है ना, सामन लिख दिया है, सैल्मन, इसको सैल्मन कहते हैं, एल को इसने साइलेंट कर दिया है, तो सैल्मन फिश नहीं कहते, इसको सैल्मन फिश कहते हैं। ये सैल्मन फिश क्या करता है, इसको जब प्रजनन करना रहता है तो ये समुद्र से नदी में चली जाती है। नदी जहां पर मिलती है ना, समुद्र से एस्चुअरी बोलते हैं, वहां से होते हुए नदी में चली जाती है। नदी में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जाती है और वहां प्रजनन करके ज्यादातर सैल्मन फिश मर जाते हैं और उनके बच्चे वहां लार्वा पैदा होते हैं जो नदी में बह करके समुद्र में पहुंच जाते हैं। वैसे ही एक और मछली होती है, इसको हम कहते हैं ईल फिश। ये जो ईल फिश है वो नदी में रहती है और नदी से वो समुद्र में जाती है प्रजनन करने के लिए और समुद्र में प्रजनन करके मर जाती है। फिर उसके बच्चे वहां विकसित होते हैं 1 साल तक, उसके बाद वो नदी में अपने घर पहुंचते हैं, बिना बताए वो अपने घर पहुंच जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर ऊपर। ऐसे मछलियों को अपन एनाड्रोमस कैटाड्रोमस फिशेस कहते हैं, जो नदी से समुद्र, समुद्र से नदी में जाते रहते हैं, प्रवासी मछली कहते हैं। इनका जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्रजनन होता है और जैसे मैंने बांस का बताया कि एक ही बार प्रजनन करता है। कुछ छोटे साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करती है, जैसे कि ऑयस्टर है, ऑयस्टर मतलब घोंघे, और पेलेजिक फिश मछली मतलब तैरने वाली, ऊपर रहने वाली मछलियाँ, नहीं सॉरी नीचे रहने वाली मछलियाँ पानी में, वो बहुत ज़्यादा संख्या में अंडे और लार्वा पैदा करते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि ये दूसरे के भोजन बन जाते हैं बहुत सारी संख्या। जबकि दूसरी बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, छोटे साइज के बच्चे पैदा करेंगे ज़्यादा संख्या में, बड़े साइज के बच्चे पैदा करेंगे कम संख्या में। क्योंकि जो बड़े साइज के बच्चे पैदा करते हैं ना, उनमें बच्चों के जीवित बच जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए वो कम संख्या में पैदा करते हैं। जैसे ब्लू व्हेल है, वो कम संख्या में, हाथी कम संख्या में, मानव कम संख्या में, लेकिन मच्छर मक्खी ये करोड़ों की संख्या में, है ना, क्योंकि उनके जीवित रहने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन वांछनीय है? तो जैसा मैंने बताया कि बड़े साइज के जो बच्चे होते हैं उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। पारिस्थितिकी विज्ञों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त, विशेषकर ट्रेड जिसमें आवास में रहते हैं, उसके अजीवी और जीवी घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। तो जो भी जनन प्रक्रिया चल रही किसी जीव में, उसके ऊपर क्या क्या दबाव है प्रकृति का, दूसरे परिस्थितियों का, उन दबाव के आधार पे वो वहां पर विकास करेगा या नहीं करेगा, प्रजनन कर पाएगा या ज़्यादा या कम। भिन्न जातियों में जीवन वृत्त विशेषकों का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पारिस्थितिकी विज्ञ अनुसंधान में लगे हुए हैं। तो जीवन चक्र कैसा चल रहा है, उनमें प्रजनन कैसे होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्यों बच जाते हैं, इनका अध्ययन आज का हॉट टॉपिक है, विशेषकर इकोलॉजिस्ट का, जो इकोलॉजी पे अध्ययन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर निराशा होगी कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इकोलॉजी पे काम करने वाले साइंटिस्ट की संख्या कम है, जितनी जरूरत होती है उससे कम है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जा रहे हैं, है ना। बायोलॉजी वाले फील्ड में भी अगर जा रहे हैं तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित चीज़ों पे ज़्यादा वर्क चल रहा है।
लेकिन इकोलॉजी इसलिए कम क्योंकि इकोलॉजी के लिए जंगल जंगल घूमना पड़ता है, कई कई दिन आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, जंगलों में रहना पड़ेगा, एक प्रकार के किसी जीव का आपको महीनों तक सालों तक अध्ययन करना पड़ सकता है। तो आजकल के लोग जो है ना वो प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, वो अधिक समय वेस्ट करने के मूड में नहीं रहते, जल्दी से जल्दी कोई रिसर्च पूरा करके अपना प्रोजेक्ट पूरा करके जमा करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके पास समय कम होता है। सामाजिक कल्याण के लिए कोई रिसर्च करेगा तभी वो पारिस्थितिकी तंत्र पे ज़्यादा रिसर्च कर सकता है, अन्यथा मुश्किल है इस पे काम करना। मैंने खुद नहीं किया है, देखिए आप गलत ना समझें, मैंने मच्छर पे काम किया, हालांकि मच्छर में भी काम करते समय मुझे 8 साल लग गए थे पीएचडी करने में, क्योंकि मच्छरों का जीवन चक्र और दुनिया भर की बीमारियां जो फैलाती हैं जिसमें फाइलेरिया मुख्यतः, उस पर मैंने वर्क किया है। तो पारिस्थितिकी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी जंगल में, जबकि मैं खुद जंगलों में या गाँव में रहने वाला आदमी हूँ, तब भी मैं जंगल पर अध्ययन करने को प्रीफर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ क्या समस्याएं हैं और अकेले उस काम को करना मुश्किल, उसके लिए टीम बनानी पड़ती है और टीम जो है जल्दी से बन नहीं पाती है। तो जो इंस्टीट्यूट इकोलॉजी पे काम कर रहे हैं वही इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, देखिए समष्टि मतलब क्या है, एक समुदाय को अगर हम देखें, एक कम्युनिटी, तो उसमें कई प्रकार की समष्टियाँ होती हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, इंसान भी है, पेड़ है, पौधा है, तरह तरह के लोग। तो ये जो समष्टियाँ जो एक जगह पे हैं वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनमें किस तरह का प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, वो किस तरह से आपस में क्रियाएं करते हैं। कोई क्रिया लाभदायक हो सकती है, कोई क्रिया हानिकारक हो सकती है। जैसे कि कोई प्रीडेटर है, शिकारी है, शिकार को पकड़ के खा गया, तो शिकार जो हुआ वो तो बेचारा चला गया ना, और जो शिकारी है उसको लाभ मिला। वैसे परजीवी है वो लाभित रहता है, और जिसपे वो पोषक पे वो हमला करता है वो उसको हानि होती है। लेकिन लाइकेन को देखिए, कवक एक शैवाल एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं, एक दूसरे को लाभ देते हैं। तो एक दूसरे के साथ किस तरह से क्रिया करते हैं, क्या वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसके आधार पे हम अनुक्रियाएं यहां पर पढ़ते हैं जीवों के बीच में। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो? ऐसा नहीं पॉसिबल है। वहां पर कई प्रकार की जातियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक साथ रहते हैं, और जितने ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में रहेंगे, उतनी ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु और उतने ही ज़्यादा संख्या में जीव जंतु वहाँ मिलेंगे। यही कारण है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जहाँ पर बारिश और सनलाइट दोनों ज़्यादा है, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, और वहीं पर तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि उनको आवास और फूड उसी से मिलना है। जंगल है तो जंतु है, जंगल नहीं तो जंतु नहीं है, आप भी नहीं है। एक पेड़ आपको जीवन दे सकता है। हर व्यक्ति को कम से कम एक ऐसा वृक्ष लगाना चाहिए जो विशालकाय वृक्ष बनता हो, जैसे पीपल है, बरगद है, आम है, जामुन है, इस टाइप का वृक्ष कम से कम आपको जीवन में एक लगाना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए। मैंने तो सैकड़ों लगाए हैं। हर बरसात में हम बीजों को कलेक्ट किए रहते हैं साल भर के, उनको हम फेंकते चले जाते हैं रोड्स के आजू बाजू में, तो उनमें से मान लो 1000 बीज मैंने फेंका तो 5-10 बीज तो जर्मिनेट करेंगे ही और वो पेड़ बनते ही हैं। ऐसा आप करिए, जैसे आप आम खरीद के लाते हो, खा लेते हो, आम की गुठली को रख लो धो के, जामुन खाते हो, जाम की गुठली को रख लो, आप कोई भी फल खाते हो उनकी गुठलियों को, आप बीजों को रखिए, धो करके रख लीजिए, सुखा के रख लीजिए। जब बारिश आता है, आप कहीं जा रहे हैं, आजू बाजू रोड में फेंकते चले जाइए, वो कहीं ना कहीं जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके 100 में से 10 पौधे या 5 पौधे तो पौधे बनेंगे ही बनेंगे, पेड़ तो बनेंगे ही। ऐसा कोई आवास है ही नहीं जहां पर अकेला जाति हो, इसलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको आप भोजन के रूप में ले सके। ठीक है, हम जंतु की बात कर रहे हैं। पादप भी अकेले नहीं रह सकता वैसे, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो धरती में उसके लिए खाना उपलब्ध कराते हैं। खाने का मतलब मिनरल और वाटर। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती हैं, अकेले जीवित नहीं रह सकती। इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और कार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की कम से कम जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि पेड़ अकेला जीवित रह सकता है क्योंकि वो तो खुद खाना बनाता है, लेकिन उसके लिए जो खनिज तत्व वगैरह हैं वो उपलब्ध कराते हैं सूक्ष्म जीव, उसके बिना वो पौधा भी जीवित नहीं रह सकता। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो पौधे हैं वो कीट परागण करते हैं। कीटों के द्वारा पॉलन ग्रेन को, पराग कणों को एक से दूसरे पुष्पों में भेजते हैं।
अब कीट नहीं रहेंगे तो परागण नहीं होगा, तो उसमें निषेचन नहीं होगा, तो अगली पीढ़ी कैसे बनेगी? ठीक है, मेरे गांव में एक काजू का पेड़ था हमारे बाड़ी में, उस काजू के पेड़ को हर साल फूलते हुए देखते थे हम लोग, उम्मीद करते थे कि इस साल फलेगा, कभी नहीं फला। अब जाके हमको समझ में आता है कि शायद उसका पॉलिनेटर वहां पर नहीं था, इसलिए वो नहीं फल पाया, फल नहीं लगा उसमें, कभी फूल लगते थे फल नहीं लगते थे। यह स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते हैं और न ही रहते हैं, अलग अलग एक दूसरे से नहीं रह सकते, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं, हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती। मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको ऐसे साधारण आंखों से आप देखोगे तो नहीं समझ पाओगे कि ये एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं, देखिए अंतराजातीय और अंतरजातीय को समझ लीजिए। अंतरा का मतलब होता है अंदर और अंतर का मतलब होता है बाहर। तो अंतराजातीय का मतलब एक जाति के अंदर, जैसे कुत्ते का कुत्ते के साथ, बिल्ली का बिल्ली के साथ, ऐसा वो अंतराजातीय है। लेकिन अंतरजातीय क्या होगा? दो जातियों के बीच, जैसे कुत्ते और बिल्ली का आपस में ऐसा संबंध। तो होता यह है कि जो अंतराजातीय संबंध है उसमें कुछ तो लाभदायक संबंध होता है, कुछ हानिकारक होता है। लाभदायक कैसे है? जैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रजनन कर रहे हैं, ये सब लाभदायक है। हानिकारक कब होगा? जब फूड स्पेस लिमिटेड हो जाएगा। मान लो 100 लोगों के लिए अब 100 लोग हो गए तो फिर उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा, तब वो अंतरजातीय संघर्ष का रूप ले लेगा और फिर उसमें कुछ लोग मारे जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंतरजातीय संघर्ष ना बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनकी सबकी जरूरतें एक जैसी हैं। जैसे कुत्ते का कुत्ते जैसी जरूरत है, बिल्ली का बिल्ली जैसी जरूरत, इसलिए उनका आपस में संघर्ष और खतरनाक हो जाता है। जैसे आपका पीएमटी वालों के साथ, नीट वालों के साथ संघर्ष है, आईटी जेई वालों के साथ नहीं है, वैसा। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। तो दो भिन्न जाति में फिर अंतरजातीय हो जाएगा, ये शब्द गलत लिखा है यहां पर भी। अंतरजाति मतलब एक जाति, अंतरजाति मतलब दो जाति। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी या हानिकारक या उदासीन हो सकती है, या तो नुकसान करेंगे या फायदा देंगे या कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी संबंध हो सकता है। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह और हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह और उदासीन के लिए 0 चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाते हैं, तो ये सारणी देखिए। तो पहला है दोनों जाति लाभ प्राप्त करेंगे, इसे हम कहते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता, सह उपकारिता, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, कॉमनसेलिज्म, सिम्बायोटिज्म कहते हैं इसको, सहजीविता कहते हैं। जैसे कि शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। कवक जो है वातावरण से नमी अवशोषित करके देता है और शैवाल भोजन बना के देता है। दूसरा है स्पर्धा, यानी कि कंपटीशन, दोनों इसमें हानिकारक प्रभाव झेलते हैं क्योंकि एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो कंपटीशन है। परभक्षण मतलब दूसरे को खा जाना, पैरा मतलब ये है प्रीडेशन, एक दूसरे को पकड़ के खा लेता है, तो खाने वाला तो लाभ में रहता है और जो शिकार होता है बेचारा वो तो निपट जाता है। परजीविता यानी पैरासाइटिज्म में भी परजीवी को, जैसे कि मलेरिया वाला परजीवी है उसको लाभ होगा लेकिन इंसान को नुकसान होता है। सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म में एक को लाभ होता है, दूसरे को कुछ नहीं मिलता है, न लाभ न हानि। जैसे कि मान लो आप ऑर्किड देखते हो, ऑर्किड क्या है? अधिपादप हैं जो दूसरे पादप के ऊपर उगते हैं, लेकिन दूसरे पादप के ऊपर उग करके उसको सिर्फ आवास के तौर पे उपयोग करते हैं, वहां से कोई चीज अवशोषित नहीं करते उस पादप से, इसे ऑर्किड कहते हैं। और वो अपने रूट्स के द्वारा, अपने तने के द्वारा ही वो भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं, उस पौधे से कुछ नहीं करते।
तो जो चिपका हुआ है ऑर्किड अधिपादप उसको तो फायदा हुआ, लेकिन जिस जिस पेड़ पे वो चिपका हुआ है उस पेड़ को न तो फायदा होता है न नुकसान होता है। और अंतरजातीय परजीविता एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक जो है दूसरे को रोकने की कोशिश करता है, वो रुक जाएगा, लेकिन पहले वाले को बढ़ने का उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा है वो। ठीक है, दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन खुद नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा होता है एमेंसेलिज्म। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में, सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि होती है। परजीविता और परभक्षण में एक को लाभ और एक को हानि होता है। ठीक है, और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति के लिए हानिकारक, मतलब वही है कि एक को लाभ एक को हानि। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरे को न लाभ होता है न हानि, उसे सहभोजिता यानी कॉमनसेलिज्म कहते हैं। और अंतरजाति परजीविता में एक को हानि और दूसरे को कुछ नहीं मिलता है। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता है, पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से साथ साथ रहती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं वो। परभक्षण, देखिए पहला इसमें लिखना है परभक्षण, दूसरे को पकड़ के खा लेना। तो जो पकड़ के खाता है वो प्रीडेटर कहलाता है, शिकारी। और जो शिकार हो जाता है उसे हम प्रे कहते हैं, शिकार कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई शेर है, वो हिरण को पकड़ के खा लिया, तो शेर जो है वो प्रीडेटर हो गया और जो हिरण है वो प्रे हो गई, वो उसको पकड़ के खा लिया। ऐसे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो एक दूसरे को पकड़ के खाते हैं। लेकिन एक और चीज आप समझ लीजिए कि क्या केवल मांसाहारी प्राणी ही प्रीडेटर है, क्या वही शिकारी है? क्या शाकाहारी प्राणी शिकारी नहीं है? तो है, शाकाहारी प्राणी भी शिकारी है, क्योंकि वो पादप का शिकार कर रहा है और पादप उसका शिकार है, प्रे है। तो एक प्रकार से शाकाहारी प्राणी भी शिकारी ही है और मांसाहारी प्राणी तो शिकारी है ही, वो तो सीधे तौर पे दिखता ही है। यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो तो स्वपसी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? भाई अगर पादप को जंतु खा रहे हैं तो वो अगले ट्रॉफिक लेवल में, अगले पोषण स्तर में जा रहे हैं। अगर कोई उसको नहीं खाएगा पादप को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पादप जिस दिन मरेगा उसके अपघटन हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा और वो ऊर्जा फिर से मुक्त कर दी जाएगी। परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। पोषण स्तर 1 2 3 4 हम बोलते हैं। सबसे पहला पोषण स्तर पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी जीव, वो प्रथम पोषण स्तर है। फिर उसको खाने वाले द्वितीय, उसको खाने वाले तृतीय, उसको खाने वाले चतुर्थ, ये पोषण स्तर होते हैं। और अंतिम पोषण स्तर होता है, चाहे वो दूसरे में हो, पहले में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, कहीं पर भी हो सकता है, वो है अपघटक। कि कोई भी जीव जंतु, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसके मरने के बाद उसका अपघटन किया जाता है और उसका अपघटन करने वाले होते हैं जीवाणु और कवक, वो उसका अपघटन करते हैं, वो उनका अंतिम पोषण स्तर होता है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाली गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। वही मैंने अभी आपको बताया कि जो शाकाहारी हैं वो भी परभक्षी हैं, वो भी शिकारी हैं। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं है। अगर मैं शाकाहारी हूँ, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं पादपों को खाता हूँ, चावल गेहूँ खाता हूँ, फल सब्जी खाता हूँ, तो भी मैं एक प्रकार से प्रेडेटर हूँ, मैं एक प्रकार से परभक्षी हूँ। इसका ये मतलब है। पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सन्नाल यानी कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। सन्नाल का मतलब क्या होता है? ट्यूब, रास्ता।
ठीक है। तो ये जो पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में कार्य करते हैं, का मतलब क्या है कि ये स्वपोषी से परपोषी की तरफ ऊर्जा को लेके जाते हैं, जो शाकाहारी प्राणी है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है, वे शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं। अब जो अगले पोषक स्तर हैं, जो शिकारी हैं, वो जंतुओं की संख्या को सीमित रखेंगे और जंतु पादपों की संख्या को सीमित रखेंगे। आपको बता दें, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे राजस्थान में जो थार का बड़ा मरुस्थल है, वो मरुस्थल कैसे बना? तो बोला जाता है कि हजारों साल पहले वहाँ जंगल था और जंगल में जो शेर थे ना, उसको लोगों ने मार दिया। जितने शेर थे वो शेर धीरे धीरे खत्म हो गए और शेरों के खत्म होने से वहाँ पर शाकाहारी प्राणी जो हिरण वगैरह है, उनकी संख्या नाप शनाप बढ़ने लग गई, क्योंकि उनको खाने वाले रोकने वाले कोई नहीं रहे। अब उनकी संख्या जब अनाप शनाप बढ़ गई तो उन्होंने जंगल को चर चर के खा लिया और जंगल खत्म हो गई। ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट लोग। अब साइंटिस्ट लोग कहीं पर ये रिसर्च किए हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ शेरों को मार देने से कोई जंगल जो है मरुस्थल में बदल सकता है। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। वही बात मैंने कहा, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। विदेशी जाति, जैसे आपके लोकल वहाँ पर वो जाति नहीं है, आपने बाहर से ले आए जाति, उस जाति को कोई वहाँ का एनिमल नहीं पहचानता है, उसको खाने के लिए खाने लायक है कि नहीं है, तो उसका कोई खाने वाला नहीं होता, तो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाने लगता है। लेकिन वो वहाँ के जीव जंतुओं को खा के अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि नील पर्च करके एक मछली लाई गई नील नदी में, उसने बाकी जो मछलियां हैं उसको खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने, देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया, नागफनी कैक्टस ला करके खेतों की बाउंड्री में लगाया गया, क्योंकि वो तेजी से वृद्धि करता है तो बाउंड्री उनकी बन गई बढ़िया से। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि वो अब उनके खेतों में वृद्धि करने लग गई, क्योंकि उनको खाने वाला कोई इंसेक्ट था नहीं वहाँ पर, या कोई भी प्राणी नहीं था, तो खेतों में उगने लग गया वो और खेत बर्बाद हो गए उनके। तो फिर उन्होंने फॉर्चुनेटली फिर एक कीड़ा लाया, एक इंसेक्ट लाया, कीट लाया, काक्टोब्लास्टिस काक्टोरस, ऐसा उस कीड़े का नाम था। उस कीड़े की सहायता से, जो उस नागफनी को खाता था, कैक्टस को खाता था, उसकी सहायता से उन्होंने उसका कंट्रोल किया। इतना खतरनाक हो गया। जैसे भारत में अभी कैरेट ग्रास हो गया है, गाजर घास, और नदी तालाबों में आपका जलकुंभी आइकॉर्निया, ये बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। तो अगर इनको नियंत्रित करने वाले हम कोई कीट या जंतु हम विकसित कर लें जो इनको खाएं, तो हमारी ये समस्या हल हो सकती है कि जो गाजर घास है और जो ये है आइकॉर्निया है, जलकुंभी है, इन दोनों को हम कंट्रोल कर पाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो नागफनी ने वहां लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी एक प्रकार का स्लभ मतलब होता है मॉथ, मतलब कीट, काक्टोब्लास्टिस काक्टोरस वो नाम है उसका, को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। तो जहां पर ये नागफनी पहले होता था वहीं पर वो कीड़ा भी होता था। वो कीड़ा को तो नहीं लाए थे शुरू में, खाली नागफनी लाए थे, बाद में कीड़े को लाएंगे, तब वो नागफनी खा के खत्म किया। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। हम आजकल बायोपेस्टिसाइड का कंसेप्ट जानते हैं। पहले तो हम केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कते रहे हैं, आज भी छिड़कते हैं गांव में, उसी से कैंसर हो रहा है। तो जब हम बायोपेस्टिसाइड की बात करते हैं तो उसमें हम ऐसे परभक्षियों का उपयोग करते हैं जो उन कीड़ों को नष्ट करते हैं जो हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं। तो वो कीड़े और ये परभक्षी दोनों वातावरण में है, तो कभी कीड़ा बढ़ जाता है तो कभी परभक्षी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही कीड़ा बढ़ा परभक्षी बढ़ा, कीड़े खत्म हो तो परभक्षी कम हो गए। ऐसे एक दूसरे के साथ वो बैलेंस फॉर्म में चलते हैं। कोई एक ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे से कम होना पड़ता है उसको। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है।
तो सीधा सा मतलब है कि एक जो है दूसरे को खा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतरज्वारी समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। देखिए तारामीन क्या है? स्टारफिश। ये समुद्र के मतलब अब अमेरिका में जो प्रशांत सागर है, प्रशांत महासागर, वहां पर ये एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतरज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण से एक साल में कशेरुकों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई, क्योंकि तारामीन ना दूसरे जातियों को कंट्रोल करके रखता है और वो जातियां बढ़ गई तो उन्होंने दूसरी जातियों को खत्म कर दिया। ऐसा है तारामीन हटा लेने से, स्टारफिश हटा लेने से, क्योंकि वो जिनको खाता है वो बढ़ गए, फिर वो दूसरों को खा के खत्म कर दिए। ऐसी समस्या पैदा हुई। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अति दोहन करता है तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए। शिकार का अति दोहन, जब आप ज़्यादा बढ़ गए तो आप जिसको खाते हैं वो कम हो जाएगा, जब वो कम हो जाएगा आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप कम हो जाओगे, तो शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है। विवेकी मतलब जो खाता है ना, वो उसको मालूम है कि इसको पूरा खत्म कर दूंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। जैसे गोरिल्ला जो होता है, चिंपांजी जो होते हैं, वो लोग चींटी भी खाते हैं, चींटी भी खाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, चींटी का जो बिल होता है उसमें ऐसे लकड़ी घुसा देते हैं, ऐसे उस लकड़ी में बहुत सारी चींटी चिपक जाती हैं, उसको निकाल के खा लेता है। फिर कुछ देर करने के बाद झांक के देखता है उसके अंदर कुछ चींटियाँ बची ही कि नहीं, बची रहती है उतने को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो चींटियाँ फिर से वृद्धि करेंगी, फिर वापस आके फिर खाएगा कभी। ऐसा विवेकी होते हैं लोग। विवेकी मतलब बुद्धिमान होते हैं। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित करनी है। तो शिकारी अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं और शिकार उनको पकड़ के मतलब शिकारी पकड़ के खाने का प्रयास करते हैं और शिकार बचने का प्रयास करते हैं। कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन या छद्म आवरण होती हैं। ये अपने प्राकृतिक आवास के रंग में मिल जाते हैं, जिससे शिकारी इनको नहीं पहचान पाते हैं। कुछ शिकार जातियां विषैली होती हैं और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी पक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब है। मोनार्क नाम की तितली है, वो क्या करती है, और जब लार्वा रहती है ना तो कुछ विषैले पौधों को खाती है, उससे उसके शरीर में विष पैदा हो जाते हैं, मरती नहीं है, विष पैदा हो जाते हैं, फिर बड़ी हो जाती है, तितली बन जाती है। उस तितली को कोई पक्षी नहीं खाना पसंद करता, क्योंकि खाने से उसको टेस्ट नहीं लगता है। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली यानी कैटरपिलर अवस्था में विषैले खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। जब बच्चा रहता है वो तितली, तो उस समय वो विषैले पौधों को खा लेती है, जिससे उसमें वो विषैले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। पौधे अपने आप को बचाना चाहते हैं शाकाहारी प्राणियों से। लगभग 25% कीट पादप भक्षी या फाइटोफेगस हैं, बाकी 75% दूसरे जीव जंतुओं पे, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। मच्छर भी उनमें शामिल है। मच्छर का भी भोजन ना पादप का रस है। वो तो जो मादा मच्छर है ना, उसको जब अंडे बनाने रहते हैं तो विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए रक्त चूसती है। वैसे रक्त उसका भोजन नहीं है, इसलिए अंडे बनाने के लिए सिर्फ मादा रक्त चूसती है, और नर जो है उसको अंडे नहीं बनाने हैं, इसलिए वो खून नहीं चूसती है। पादपों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं भाग के। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकारी और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है, रक्षा के सबसे सामान्य आकारिकी साधन कांटे हैं। कांटे विकसित कर लेते हैं। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर सकते हैं। जैसे आप वो आक का पौधा देखना, आक मदार, उसको तोड़ते हो तो दूध निकलता है। उस मदार के पौधे को कोई नहीं खाता, मर जाएगा उसको खाएगा तो।
पाचन का संदमन कर सकते हैं, उनके जनन को भंग कर सकते हैं, मार सकते हैं, और वो मर जाएगा वो जो एनिमल है, इसलिए वो नहीं खाएगा उसको। आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलाट्रॉपिस, वही बात कर रहा था मैं भी, आँख, कैलाट्रॉपिस पुसेरा, खरपतवार अवश्य, ये वाला, ये देखे होंगे आप, ये कैलाट्रॉपिस है, इसको कोई नहीं खाता है, इसमें दूध निकलता है। ये फूल आप चढ़ाते हो शंकर जी में, कल ही चढ़ाया होगा आप, कल शिवरात्रि था। यह पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, हार्ट को डैमेज कर देगा खाने से। इसी कारण आपने कभी भी किसी पशु या बकरी को इसको खाते नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधे से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, निकोटीन तंबाकू से, कैफीन चाय और कॉफी से, क्विनाइन सिनकोना से, स्ट्रिक्नीन अफीम, ये सब पौधों से निकलते हैं, पादपों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों से बचने की रक्षा विधियां हैं जो इनको चरने वाले जंतुओं से बचा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय।